पार्ट 16 पक्षी प्रेमी सालिम अली। धमाके की तेज आवाज के साथ कुछ ही क्षणों में पंख फड़फड़ाती एक चिड़िया नीचे आ गिरी। तभी एक 10 वर्षीय बालक दौड़ता हुआ वहां आया। उसने चिड़िया को उठाकर उलट पलट कर देखा और आश्चर्यचकित हो सोचने लगा कि ये लगती तो गौरैया जैसी है, पर इसकी गर्दन में पीली पट्टी है जो गौरैया में नहीं होती। जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो परेशान होकर अंततः उसे अपने मामा अमीरुद्दीन तैयब जी, जो एक बहुत बड़े शिकारी थे, के पास ले गया और उसके बारे में पूछा। वे भी उसका उत्तर न दे पाए। उन्होंने उसे निराश नहीं किया, वरन प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वे उसे मुंबई स्थित नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के कार्यालय ले गए, जो अपोलो स्ट्रीट की विशाल बिल्डिंग के छोटे से कमरे में था। उन्होंने उस बालक को सोसाइटी के ऑनरेरी सचिव W0A0 मिलार्ड से मिलवाया और उनके पास आने का प्रयोजन भी बताया। मिलार्ड मुस्कराए और एक छोटे बालक की गौरैया के बारे में जानने की इच्छा को देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे चुपचाप उठे और बालक को एक कमरे में ले गए, जहां तरह तरह की अनेक चिड़िया रखी हुई थी। वे जीवित नहीं थी, बल्कि संरक्षित की गई थी। उन्होंने एक के बाद एक दराज खोलकर बालक के सामने ऐसी ऐसी चिड़िया रख दी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसी चिड़ियों की कल्पना तो वो क्या करता। उसने तो सपने में इतनी तरह की चिड़िया होने की बात सोची ही नहीं थी। तभी मिलार्ड ने एक और दराज खोली तो वह मानो हांफने लगा। उसमें तो अनेक तरह की गौरैयों भरी पड़ी थी। मिलार्ड ने उनमें से एक गौरैया निकाली और बालक दोबारा लाई गई गौरैया के सामने रख दी। अरे, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी हैं। दोनों का गला भी पीले रंग का है, बालक ने सोचा। अब तक हिचकिचाया सा चुप रहा बालक हतप्रभ होकर एकदम बोल उठा, मिलार्ड साहब, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि संसार में इतनी तरह की चिड़िया होंगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इन चिड़ियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करूं। मिलार्ड ने अभी तक किसी बड़े व्यक्ति में भी चिड़ियों के बारे में इतनी जिज्ञासा नहीं पाई। बच्चे की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। आठ बच्चे को उन्होंने काफी जानकारी दी। अब तो वो बालक उस कार्यालय में लगभग रोज ही आने जाने लगा। जल्दी ही उसने सीख लिया कि चिड़िया की पहचान कैसे की जाती है और उसे संरक्षित कैसे रखा जा सकता है। ये बालक और कोई नहीं सालिम अली के नाम से विख्यात सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली था, जो आगे चलकर पक्षी चिकित्सक यानी एनिथेलोजिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बालक सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मोइजुद्दीन और माता जीतनुन्निसा बेगम थी। उनके 5 भाई और 4 बहनें थीं। जब सालिम केवल 3 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहावसान हो गया और पिता तो उससे भी 2 वर्ष पहले ही चल बसे थे। इसलिए उनका लालन पालन अपने मामा अमीरुद्दीन तैयब जी तथा मामी हमीदा बेगम के यहाँ हुआ, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। तैयब जी कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सालिम अली को बचपन से ही पक्षियों में रुचि थी। एक बार घर की दीवार के एक छेद में गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया। मादा गौरैया ने घोंसले में अंडे देकर उन्हें सेना शुरू कर दिया और नर पास लगी खूंटी पर बैठ पहरा देने लगा। उसे वहां बैठा देखकर सालिम अली ने उस पर अपनी बंदूक का निशाना साधा। निशाना अचूक था और वह जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब बालक सालिम बाहर आया तो उसने दूसरे नर को वहां बैठा पाया। तत्काल उसने उसे भी मार गिराया। पर यह क्या, तीसरे दिन फिर एक नया नर वहां आ बैठा। नर गौरैया को मारने का ये क्रम 8 दिन तक चलता रहा। फिर ध्यान से सालिम ने देखा कि एक नर के मरते ही मादा गौरैया घोंसले पर पहरा देने के लिए दूसरे नर गौरैया को बुला लाती है और नर तब तक घोंसले पर पहरा देता है जब तक अंडों में से बच्चे निकल नहीं आते। उनकी ये खोज एक समाचार पत्र में भी छपी थी, जिसे पढ़कर सब आश्चर्यचकित रह गए। सालिम अली का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। जैसे तैसे सन 1913 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की।
उन्होंने कॉलेज में प्रवेश भी लिया, पर बीजगणित और घातांक गणन यानी लॉगरिथम में अरुचि होने के कारण पढ़ाई वहीं पर छोड़ दी तथा व्यापार में भाई की सहायता के लिए म्यांमार चले गए। उनका मन वहाँ भी नहीं लगा। स्वतंत्र प्राकृतिक वातावरण में विचरण करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनके इस शौक को देखकर उनके मामा ने उन्हें बचपन में एक हवाई बंदूक लेकर दी, जो प्रिय मित्र की तरह 24 घंटे उनके पास रहती थी। व्यापार के लिए म्यांमार जाकर वे भाई की मदद करने के बदले वहाँ के जंगलों में चिड़ियों को ही देखते फिरते। वहाँ घर के व्यवसाय में असफल रहने पर वे वापस मुंबई लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से सन 1917 में जंतु विज्ञान में B0 AC0 की परीक्षा पास की। तभी 22 वर्ष की आयु में उनका विवाह तहमीना बेगम से हो गया और उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के एक म्यूजियम में गाइड की नौकरी मिल गई। इसी दौरान उन्हें एक सुनहरा अवसर मिला और वे पक्षियों की खाल उतारने और उनमें भूसा भरने की आधुनिक तकनीक के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी चले गए। 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद जब वे वापस लौटे तो बेरोजगार हो गए, क्योंकि धनाभाव के कारण म्यूजियम ने उनकी अनुपस्थिति में उनके पद को ही समाप्त कर दिया था। सौभाग्यवश उनकी पत्नी पढ़ी लिखी थी और उसमें ऐसा हुनर था कि वह कुछ कमाई करके घर का भरण पोषण कर सकती थी। उसने सालिम अली को सहारा दिया। शीघ्र ही वे माहिम में एक छोटे से मकान में आ गए। ये मकान सुनसान जगह पर पेड़ों के झुरमुटों के बीच स्थित था। वहाँ सालिम अली अपना काम बखूबी कर सकते थे। अब वे स्वच्छंद पक्षियों का अवलोकन करने लगे थे। उन्होंने कई बार जंगल की झाड़ियों और वृक्षों पर लटके हुए बया के आधे अधूरे घोंसले देखे थे। वे सोचते रहते थे कि आखिर बया इतने घोंसले क्यों बनाती है, जबकि एक ही घोंसले से काम चल सकता है। वे बया के बारे में कुछ विशेष नहीं जानते थे। उन्हीं दिनों बरसात का मौसम शुरू होने पर उन्होंने अपने घर के पास एक पेड़ पर बया के घोंसले देखे। सालिम अली को बया के अध्ययन के लिए ये स्वर्णिम अवसर लगा और वे अपने कार्य में जुट गए। उनकी इस खोज का परिणाम था 1930 में प्रकाशित उनकी पुस्तक, जिसके फलस्वरूप उन्हें पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में लोकप्रियता एवं ख्याति प्राप्त हुई। पर इस दौरान जो बात सालिम अली ने सीखी वह ये है कि चाहे कोई कितना महान और प्रसिद्ध क्यों न हो, उसे प्राथमिक अवलोकनों को कभी ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। इसीलिए वे बीच बीच में अवलोकनों को रोक देते और पुनः नए सिरे से शुरू करते। उन्हें निष्कर्ष पर पहुंचने की कभी जल्दी नहीं होती थी। सालिम अली के रैकेट हेल्ड ड्रॉगों के टेल फैदर की वृद्धि पर किए गए अध्ययनों को किसी प्रसिद्ध पक्षी अनुसंधानकर्ता ने गलत ठहरा दिया, पर सालिम अली भला कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने तत्काल उसे सही सिद्ध कर दिखाया। बया पक्षी का अध्ययन उनका प्रमुख कार्य था। सालिम अली ने जब बया पक्षी पर अध्ययन आरंभ किया था तो सबसे पहले उन्होंने बया के अदबने घोंसले के रहस्य को जानना चाहा। उन्होंने पाया कि घोंसला बनाने की पूरी जिम्मेदारी नर बया की होती है। धान की सूखी पत्तियों और घास के सूखे तिनकों को जोड़ जोड़कर नर बया बोतल के आकार के कई घोंसले बनाता है। घोंसलों के लगभग तैयार होने पर मादाएं आती हैं और भली भांति निरीक्षण कर अपने लिए घोंसला चुन लेती है। फिर वे उसे पूर्णतः तैयार करने में मदद करती है। उसके बाद वे उसमें अंडे देती है। जैसे ही मादा अंडे सेना शुरू करती है, नर उसे छोड़कर नया घोंसला बनाना शुरू कर देता है। फिर नई मादा आकर उसमें रहने लगती है और उसके द्वारा अंडे सेना शुरू करने के बाद नर पुनः नया घोंसला बनाना शुरू कर देता है। ये क्रम लगातार चलता रहता है। इस प्रकार एक नर बया पक्षी के एक ही प्रजनन काल में 2 या उससे अधिक परिवार होते हैं। अंडे सेने और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ मादा बया की होती है। बचपन में चिड़ियों की पहचान, व्यवहार आदि जानने के लिए सालिम अली को किताबों का अभाव खलता था और जो किताबें उनके पास थी उनमें न ही पर्याप्त चित्र थे और न ही स्पष्ट और पूर्ण जानकारी। इस कमी को पूरा करने की भी उन्होंने ठान ली, जिससे विशेष रूप से युवा लोगों में पक्षियों के बारे में जिज्ञासा पैदा हो। सन 1941 में उनकी पहली पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स प्रकाशित हुई।
जिसमें रंगीन चित्रों सहित चिड़ियों की अनेक किस्मों का रोचक वर्णन था। ये पुस्तक बहुत पसंद की गई। इस पुस्तक के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सन 1948 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त पक्षी अनुसंधानकर्ता S0 डिलॉन रिप्ले के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण लेखन कार्य प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के 10 अंक प्रकाशित किए। इस पुस्तक में उन्होंने यहाँ पाई जाने वाली चिड़ियों की प्रकृति, उनके प्राकृतिक निवास, प्रजनन, प्रवास आदि समस्त विषयों की जानकारी दी। पक्षी विज्ञान में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सालिम अली को अनेक पुरस्कारों तथा पदकों से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से प्रमुख है एशियाटिक सोसाइटी का जय गोविंद लॉ मेडल, ब्रिटिश पक्षी शोध संघ का स्वर्ण पदक तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। इनके अतिरिक्त उन्हें कई अन्य पुरस्कार भी मिले। उन्हें अलीगढ़, दिल्ली और आंध्र विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1985 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। डॉ. सालिम अली ने अपने जीवन पर द फॉल ऑफ स्पैरा पुस्तक भी लिखी थी, जो उनकी मृत्यु से लगभग 2 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। उन्होंने पक्षियों के बारे में जानने के लिए हैदराबाद, नीलगिरी की पहाड़ियों, देहरादून, बहावलपुर, अफगानिस्तान, कैलाश मानसरोवर, कच्छ और भरतपुर में काफी सर्वेक्षण किया था। 20 जून 1987 को इस महान पक्षी प्रेमी का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया।